ठीक है, आप सबको प्रणाम करते हैं। तो हम क्लास 12th की यूनिटों में समझाने की कोशिश कर रहे थे कि फिजिक्स में क्लास 12th में हमने 5 यूनिट समझाने की कोशिश की है और पिछले कल भी हमने 2-3 वीडियो बनाई। आज फिर 2-3 वीडियोस बना देंगे। आगे समय का पता नहीं है क्या होगा, मुश्किल समय होगा। तो वैसे भी परीक्षा का समय तो अभी है, तो ये वीडियोस डालने से आप लगातार इनको चेक करते रहें, उसी हिसाब से पढ़ें। तो किस किस यूनिट में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, आज हम फिजिक्स की क्लास 12th की यूनिट लेके आए हैं प्रकाश। प्रकाश यूनिट में आपको 20-25 प्रश्न बताएंगे, भाई चैप्टर भी बताएंगे कि किस चैप्टर में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम में वही से पूछा जाएगा। तो कल भी हमने 3-4 वीडियो बनाई थी, हालांकि हम डालेंगे धीरे धीरे क्योंकि एक दिन में एक ही वीडियो डल पाएगी। तो लेकिन आज और 2-3 वीडियोस बना देंगे, इससे तुम्हारा क्रम आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए प्रकाश वाली यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें चैप्टर प्रकाश के बारे में बता रहे हैं हम, प्रकाश की यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, थ्योरी और आगे के प्रश्न है। पहला चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो इस चैप्टर में अगर थ्योरी की बात करें तो एक इसमें प्रकाश का तंतु है, प्रकाश तंतु, ये थ्योरी में इंपॉर्टेंट है। स्नेल का नियम भी है, स्नेल का नियम, इसकी एक वीडियोस बनाई थी हमने। इसमें आगे प्रश्न अपवर्तनांक, कोण, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति संबंधित प्रश्नों को कराया था कि इस चैप्टर में ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर को, स्नेल के नियम को पढ़ लें। तो ये थ्योरी में हो गई 2-3 चीज। इसके अलावा अगर निम्नलिखित में आ जाता है थ्योरी में अगर कोई चीज आ जाती है तो इसमें सिद्ध करने के लिए एक प्रश्न आ जाता है पतले लेंस का और अपवर्तन का सूत्र। तो मैंने बताया बड़े प्रश्न में अगर सिद्ध करने वाले में क्या करना है, अधिकांश अगर कुछ नहीं आता आपको तो उसमें इसमें फ्लाइट मोड लगा दिया क्या। तो पतले लेंस के लिए आप देखिए 1/m बराबर n-1 1/r एक तो ये सूत्र है। तो आप क्या करें, चित्र याद रखें। क्या याद रखें? चित्र याद रखें। चित्र याद का मतलब चित्र बनाने की कोशिश कर लें इस चैप्टर से, है ना। अपवर्तन के सूत्र में देखें आप n-v - 1/u बराबर n-1/। पॉज कर दो। अपवर्तन में यहाँ आर है, यहाँ क्या है, ठीक है। तो इनका संबंध क्या क्या है, इनकी वीडियोस भी समझाएंगे लगातार, वीडियोस के माध्यम से चीजों को समझाया है। तो पतले लेंस और अपवर्तन के सूत्र संबंध या तो आगे प्रश्न आ सकता है इस चैप्टर से, या एक बड़ा सिद्ध करने के लिए आ सकता है। तो अगर जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उनसे मेरा कहना है कि आप फेल होने से बचें। तो आप क्या करें, इनसे संबंधित एक चित्र और अंत में सॉल्यूशन क्या है, इससे होने वाला, इसके कुछ इसकी संरचना कार्यविधि संबंधित 8-10 लाइन वो भी याद रखें। तो प्रश्न बाद छोड़े नहीं, ठीक है। प्रकाश तंतु इम्पोर्टेंट है थ्योरी के रूप में, यहाँ से स्नेल के नियम के बारे में आ जाता है। और इस चैप्टर में विशेष जो चीज है वो यही है, 100% अगर इस चैप्टर में से आए तो इसके आने के चांसेस रहते हैं ना। इनमें से कोई भी या तो सूत्र पूछ सकता है, पानी के बुलबुले और इससे संबंधित प्रश्न आ जाता है ना। कोई तारे की त्रिज्या ऐसी है, तो आर का मतलब त्रिज्या है और उसमें अपवर्तनांक, उसका अपवर्तनांक कितना है, पृथ्वी में इतना है, वस्तु की दूरी कितनी होगी। तो यह अपवर्तन का सूत्र है, पतले लेंस का है, ठीक है। तो ये बात है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, पतले लेंस में ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर से कितना हुआ, पॉज करिए। अगले है प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म द्वारा, ठीक है। अगर इस चैप्टर देखो प्रकाश यूनिट जो है पूरी
फिजिक्स की यूनिटों में प्रकाश यूनिट बहुत बड़ी है ना। और इसमें कुछ 100% वाले भी प्रश्न हैं जो अभी बीच में बताऊंगा मैं। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसमें प्रिज्म का कोण न्यूनतम विचलन वाला जो है n बराबर साइन लेम्डा प्लस a/2, ऐसा ही है ना, हाँ, अपॉन साइन a/2। ये प्रश्न अपवर्तनांक का जो है ना, अपवर्तनांक का न्यूनतम विचलन, प्रिज्म का कोण क्या है, ये प्रिज्म का कोण है, ये क्या है, ये न्यूनतम विचलन कोण है, ठीक है। तो एक प्रश्न ऐसा आने के चांसेस है इस चैप्टर में, आगे प्रश्न नहीं आता, सिद्ध करने के लिए नहीं आता। थ्योरी में अगर पूछ लेगा तो पूछ लेगा क्या, वर्ण विक्षेपण जो बेजाबी यहाँ पीनाला है ना, ग्रुप ऑफ कलर्स, कलरों के ग्रुप को स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं ना। और थ्योरी में इंद्रधनुष, हालांकि ये कम आता है लेकिन थ्योरी में पूछा जाए तो इसमें ये पूछ लेता है। इस चैप्टर में केवल ये इम्पोर्टेंट है। और एक फॉर्मूला ये भी होता है कि तो विचलन के लिए वाला a/1/a, ये भी होता है न्यूनतम विचलन के लिए, है ना। अगर कलर की बात हो तो यहाँ n का मतलब कलर से संबंधित, तो बैंगनी कलर के लिए, लाल कलर के लिए क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है, बात आ गई आपकी समझ में। इस चैप्टर में ज्यादा कोई नहीं, बस केवल ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो न्यूमेरिकल के लिए सूत्र है, ये ही इम्पोर्टेंट है। अगले चैप्टर पर पहुंचते हैं, पॉज कर लो। अगला चैप्टर है प्रकाश उपकरण व मानव नेत्र के दोष, ठीक है। तो इसमें खगोलदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। दोषों में तो मैंने बता दिए दोष, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष, है ना। अगर इसमें भी नहीं आता तो एक मैंने दोष की वो बताइए, तुम्हें वीडियोस बताइए, मानव नेत्र संबंधित है, आप उसको देख रहे हैं। मानव नेत्र की उस वीडियो को देखने पर आपकी कई चीजें, रेटिना क्या होती है, कार्निया क्या होती है, वो सारे उसमें प्ले कर देंगे। तो मानव नेत्र को आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। मानव नेत्र एक बड़ा प्रश्न भी आ सकता है सचित्र वर्णन के लिए, थ्योरी में मानव नेत्र आ सकता है। दोषों का संबंध बहुत कम पूछता आए तो मैंने बता दिया है ना। और खगोलदर्शी सूक्ष्मदर्शी संबंध आगे प्रश्न आता है, थ्योरी यहाँ से आता है, आगे प्रश्न आ सकता है यहाँ से, या फिर सिद्ध करवाने के लिए आ सकता है। अब दर्शक लेंस क्या होता है, अभी दर्शक लेंस क्या है, लेंस है ना। और नेत्र का लेंस क्या है, ठीक है। तो ये इनको किससे प्रदर्शित करते हैं, इनके सूत्र क्या है, सारी चीज आप डिटेल्स करें। और इसके आगे प्रश्न में अनंत से कोई दोष है, उत्तल लेंस कौन से लेंस के लिए निवारक है, अवतल लेंस किस लेंस के लिए निवारक है, संबंधित बस दोषों में ये चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो मानव में तो एक दो दोष को थोड़ा सा पढ़ लें, इम्पोर्टेंट सर्वाधिक इसमें ये जाता है आज के प्रश्न, ठीक है। बड़ी यूनिट है। अगले प्रश्न की चैप्टर में पहुंचे, पॉज कर लो। प्रकाश की प्रकृति वह हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस के तरंग से इसको मतलब प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, किसी ने कण के बारे में बताया, किसी ने न्यूटन के कण का सिद्धांत, है ना। हाइगेंस ने तरंग के रूप में बताया, है ना। मैक्स प्लांक ने इसको बंडल के रूप में बताया था, है ना भैया। तो अब देखो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत में आप देख रहे हैं, हाइगेंस ने कहा कि इस प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश क्या है, एक दृष्टि संवेदना है जो हमारे नेत्रों को क्या करती है, दृष्टि प्रदान करती है ना। एक ऊर्जा है, प्रकाश का विकिरण है जो हमारे नेत्र को क्या दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है संचरण के लिए। इन्होंने ईथर माध्यम की बात करी, इन्होंने कहा कि घनत्व कम होना चाहिए उसका, उस ईथर का माध्यम में घनत्व कैसा हो, कम हो, और इसका व्युत्क्रमण क्या होती है, प्रत्यास्थता अधिक होनी चाहिए, है ना। तो प्रकाश ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो आवृत्ति और उसकी कल्पना के बारे में इन्होंने बात की, तरंग सिद्धांत के बारे में। तो तरंग सिद्धांत
100% इसमें इम्पोर्टेंट वाले प्रश्नों में ये है इस चैप्टर से। ठीक है, डापलर प्रकार क्या, डापलर प्रभाव क्या है, बैंगनी विस्थापन, ये हालांकि कम आता है। तरंग सिद्धांत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। तरंग सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर एक प्रश्न की मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ आप याद न कर पाए तो 8 या 10 लाइन पॉइंट बाय पॉइंट याद करें, तो सचित्र जरूर याद रखें। ठीक है, तो मतलब उसके प्रैक्टिस करने चित्र की, तो आपको इसी ये प्रश्न और ये जो चैप्टर्स हैं कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। आगे तरंगाग्र क्या होता है, इसमें ये भी ध्यान रख लेना। तरंग सिद्धांत से पहले तरंगाग्र, जब प्रकाश जब कोई प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो वहाँ पर क्या बनता है, उसका एक सतह बन जाती है। क्या बन जाती है? सतह या घर बन जाता है। वैसे समझो प्रकाश तरंग का, इसी को तरंगाग्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है भैया, आप ऐसे चोरी में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से आगे उसका तरंग सिद्धांत 100% इस वाले प्रश्नों में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और 100 प्रश्नों में जो अभी चैप्टर लिख रहे हैं उसमें ध्यान रखना, गोलीय दर्पण का जो अपवर्तन का सूत्र था, पतले लेंस का सूत्र था, और अपवर्तनांक का जो न्यूनतम विचलन वाला था, न्यूनतम विचलन और प्रिज्म कोण, ये वाले 100% वाले प्रश्न ध्यान रखना। और मानव नीति, ठीक है, और प्रकाश तंतु पहले चैप्टर में, प्रकाश तंतु थ्योरी, मानव नीति और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब तक जो बताए गए प्रश्नों में ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? ये 100% आपको पढ़ लीजिए, इनमें से कोई ना कोई 2-3 प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे आपको बोर्ड के एग्जाम में। थोड़ा सा चित्र भी आप याद रखें, बात आगे समझ में भैया। अगले हम चैप्टर में पहुंचते हैं। यूनिट में अगला जो पार्ट है वो है प्रकाश का व्यतिकरण। बोलना नहीं हुई, प्रकाश का व्यतिकरण। देखो व्यतिकरण क्या होता है, आप इसको ध्यान रखें। इस चैप्टर से 100% आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। समान कलाम जो जब प्रकाश करती है तो अलग अलग विषम तीव्रताओं के सदस्यों के बराबर होती है, भिन्न होती है। कहीं पर न्यूनतम होता है व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, कहीं पर क्या होता है न्यूनतम मान प्राप्त होता है, कहीं पर क्या होता है अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो संपोषी अधिकतम के लिए, न्यूनतम के लिए विषमपोषी। ठीक है, और व्यतिकरण का इसमें ध्यान रखें, है ना। और बच्चे बोलो नहीं बेटा। और इसी में एक तो प्रकाश के व्यतिकरण की थ्योरी याद रखें, क्या क्या होता है। इसका आगे प्रश्न आता है, ए अनुक्रमानुपाती होता है, यानी तीव्रता जो होती है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। 2 अलग अलग तीव्रताओं से संबंधित आगे प्रश्न आता है। ठीक है, 2 अलग अलग तीव्रताओं संबंधित। इसी में यंग का स्लिट प्रयोग, यंग का प्रयोग 100% प्रश्न आप इसको रखें। व्यतिकरण से प्रश्न तो आएंगे, न्यूमेरिकल में ये पूछा जा सकता है। स्लिट वाला यंग का प्रयोग यहाँ पूछा जा सकता है, स्लिट का यंग का प्रयोग यहाँ पूछा जा सकता है। दीप्त अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या है, सब यहाँ पूछा जा सकता है। यंग का क्षेत्र आप याद रखें, भयंकर थ्योरी के रूप में इम्पोर्टेंट है। इसी से जब ये सूत्र बनाते हैं तो उसका आगे प्रश्न भी आ जाता है। बात आ गई होगी आपकी समझ में। तो प्रत्येक चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिन भैया भाई और बहनों ने कुछ नहीं पढ़ा है, हमने कल भी 2-3 वीडियोस बनाई, उसमें भी यही बताया, आज भी बना रहे हैं, उसमें यही बता रहे हैं हम कि यंग के प्रयोग संबंधित आप किसी भी प्रश्न को 2-3 10 लाइन याद रखें, कम से कम 5-6 लाइन याद रखें और उसका सूत्र स्थापित करते हैं। अंत में जाकर चित्र जरूर आते। ठीक है, आप फेल नहीं होंगे। अगले हम पॉइंट पर पहुंचते हैं, बात आगे समझ में इस चैप्टर से। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विषमपोषी व्यतिकरण क्या होता है वो हमने बता दिया, अधिकतम और न्यूनतम, है ना। अगला जो पार्ट है वो आ जाता है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, द्वितीयक तरंगिकाएं भी आप याद रखें, हाइगेंस वाले चैप्टर में द्वितीयक तरंगिकाएं हाइगेंस वाले में ध्यान निकालना चाहिए। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश के किनारों से मुड़ने की घटना को ही क्या कहा जाता है, विवर्तन कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, प्रकाश के विवर्तन में झिरी वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। झिरी, एक झिरी वाला, यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है भैया,
प्रकाश के विधिकरण पॉज करना। तो इसमें झिरीवाला प्रश्न इंपोर्टेंट है 100%, और यहीं से न्यूमेरिकल आते हैं, और इसमें ज्यादा वो नहीं है। गॉड उच्चिष्ट जैसे मैंने यज्ञ के प्रयोग में बताया था सिलेट वाले में, वहां दीप्त अदीप्त जब ऐसे बताया था, जब एक प्रकाश, जब प्रकाश पुंज को जैसे हम किसी पर्दे पर डालेंगे ऐसे करके, तो दीप्त पट्टियां या अदीप्त पट्टियां प्राप्त होती है ना, ऊपर दीप्त हो जाएंगे दीप्त और नीचे अदीप्त। ऐसे ही यहाँ पर ये यज्ञ के प्रयोग में था, ऐसे यहाँ पर भी ऐसे करके ये चलेंगे, ऐसे करके दीप्त और अदीप्त, केंद्रीय उच्चिष्ट और मुख्य उच्चिष्ट, गौड़ उच्चिष्ट और मुख्य उच्चिष्ट, ऐसे करके यहाँ झिरीवाला एक और झिरीवाला प्रश्न या तो बड़ा प्रश्न करके थ्योरी में पूछ सकता है, या फिर आंतरिक प्रश्न, ठीक है, वहां यज्ञ का पूछ सकता है, और विवर्तन व्यतिकरण में यज्ञ का पूछ लेता है, तो विवर्तन में एक और झिरी से पूछ लेता है, यहीं से सूत्र स्थापित हो जाता है। जब सूत्र स्थापित हो जाता है ना, तो उससे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो आप चित्र जरूर याद रखें, तो मैंने बताया ये यज्ञ वाले हैं ऐसे, और ये एक झिरी वाला, ठीक है। वहां संपोषी और विसंपोषी था, यहाँ पर क्या केंद्रीय और गौड़ उच्चिष्ट और मुख्य उच्चिष्ट, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आप चित्र जरूर ध्यान दें, है ना भाई। अगला और अंतिम चैप्टर है, और 100% प्रश्न आने वाले प्रश्न है, ठीक है, उसमें से ध्यान रखना। मैं बता देता हूँ, प्रकाश यूनिट का ये अंतिम चैप्टर है, ठीक है। और आज ही हम बता रहे हैं नाभिक वाली यूनिट और डायोड वाली, ठीक है। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव व द्रव्य तरंग, इसकी एक लाइन मैंने बताई थी हालांकि तुम्हें, कि जब कोई किसी प्रकाश को किसी धातु की स्लिट पर डाला जाता है, तो वहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो उत्सर्जित करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको दहली आवृत्ति ऊर्जा कहते हैं, जिस आवृत्ति की आवश्यकता होती है उसको दहली आवृत्ति कहते हैं, है ना। ये इसमें प्रयोग, ये इसमें क्या है, एक लाइन जरूर ध्यान रखनी जो मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता हो आवृत्ति की, तो आवृत्ति दहली, इसमें दहली वर्ड रहेगा, क्या रहेगा, दहली दिल्ली वाली नहीं है, दहली आवृत्ति, दहली आयाम, दहली ऊर्जा, ठीक है। तो दहली संबंधित पॉइंट ध्यान रखें। आइंस्टीन ने इसमें प्रयोग कराया था, आइंस्टीन के प्रयोग भी यहाँ ध्यान देने वाली बात है। द ब्रोगली और MEV वाले सूत्र संबंधित आगे, ठीक है। MEV वाले 9 से 31 होता है, कितना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मान। तो आप ऐसे ध्यान रखें। आइंस्टीन संबंधित बात पूछेगा बड़े प्रश्न में, यहाँ से प्रश्न आएगा, या तो ये पूछ लेगा या द ब्रोगली संबंधित पूछ लेगा, या तो द ब्रोगली के प्रयोग पूछ लेगा। द ब्रोगली ने क्या बोला था कि प्रकाश की दो प्रकृति है, दो प्रकृति बताई थी, इसलिए दहली प्रकृति के बारे में, तरंग के रूप में भी चलता है, कण के रूप में भी, उसने दो ही प्रयोग, दोनों को एक ही करके बता दिया था, है ना। इसलिए अंतिम चैप्टर यहाँ से वैद्युत प्रभाव में मैंने बता दिया। वैद्युत प्रभाव क्या होता है, किसी धातु की प्लेट में जब हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए जो ऊर्जा डालते हैं ना, जो प्रकाश डाला जाता है, उससे दोहरी टाइप की, दहली टाइप की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। ऊर्जा हो तो ऊर्जा, आवृत्ति हो तो आवृत्ति, इन दोनों के प्रयोग जरूर ध्यान रखने, आगे प्रश्न जीवन भर के आ जाते हैं, ठीक है। दोनों के बारे में बड़ा प्रश्न आएगा ही आएगा, 100% पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। दहली क्या है मैंने बता दिया है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, केवल जब किसी धातु की स्लेट पर प्रकाश डाला जाता है तो उससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार से कार्य करते हैं। एक संबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के आसपास बंधे रहते हैं, वो गति नहीं कर पाते, वो जुड़े रहते हैं, लेकिन इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे दूर होने के संबंध वाले से इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो बस एक लाइन से ही बहुत चीजें हो सकती है इसी चैप्टर में। तो आइंस्टीन का द ब्रोगली के प्रयोग याद रखने हैं आपको, ठीक है ना।
इलेक्ट्रॉन वाली की पद्धति में। और फोटोन क्या है, फोटोन क्या है, फोटोन प्लांक के अनुसार ही है। फोटोन क्या है इस चैप्टर में कि कोई भी जब प्रकाश चलता है कणों के रूप में व्यवहार करता है उसको ही फोटोन बोला गया है, बंडलों के रूप में चलता है फोटोन, यही तो है इसमें फोटोन के बारे में, कणीय प्रवृत्ति या फोटोन। ठीक है, तो उत्सर्जन और अवशोषण की बात होती है, तभी तो क्या हो जाता है, तभी क्या हो जाता है उत्सर्जन, और उसको क्या बोलते हैं हम, प्रकीर्णन बोलते हैं ना। तो ये ध्यान देना, और इसमें कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, कार्यफलन क्या होता है, धैर्य आवृत्ति क्या होती है, एक सूत्र याद रखना है, क्या W बराबर एच म्यू। एच म्यू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी म्यू किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, एच सी अपॉन तरंग दैर्घ्य, यानी कि ये जो होती है तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति जो होगी इसकी कार्यफलन की, वो तरंग दैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये कार्यफलन इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। अलग अलग की बात होगी, न्यूनतम की बात होगी तो जीरो हो जाता है, 1/v0 या बराबर लैम्डा 0। ठीक है, न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने, हम 10-15-20 मिनट में प्रकाश यूनिट के आने वाले प्रश्नों को बता रहे हैं। अगर इन प्रश्नों में से 8-10-20 भी प्रश्न आप पढ़ लोगे, उससे संबंधित बातों को समझ लोगे, पेपर में 1-2 चित्र भी बना दोगे तो आप पास हो जाएंगे। और इसीलिए शायद हम ये बनाएंगे, थोड़ी देर में एक और वीडियोज लेके आएंगे नागरिक वाली यूनिट, इसी क्योंकि आगे समय का नहीं पता, बहुत टफ समय नहीं हो सकता है किसी के लिए, है ना। ठीक है, तो अभी इसको पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो प्रणाम करते हैं।